let's start with the revision of Caro 2020. Full form क्या है? The company's audit report order 2020. Full form लिखने का जरूरत नहीं है. आंसर स्टार्ट कैसे करना है यार? एज पर क्लॉज 1 और 2 जो भी है of para 3 of Caro 2020, comma the audit report shall state colon whether करके. अच्छा, now what is Caro? एकदम शॉर्ट में Caro क्या है? It is an annexure to the main audit report. It is an annexure to the main audit report. It is a detailed audit report in addition to the main audit report. कुछ specific matters पे 21 specific matters पे detailed reporting is Caro. अरे is it very clear everyone? ये हो गया एक brief introduction. उसके बाद मेरे को बताओ कारो कितने पैरा में डिवाइडेड है? पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4. पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4. इसमें से है ना पैरा नंबर 1 किसके ऊपर है? एप्लीकेबिलिटी. पैरा 2 क्या बोलते हैं कि कारो की रिपोर्ट मेन ऑडिट रिपोर्ट की एक पार्ट होगी. आज भी हमने देखा भी इन्फोसिस की रिपोर्ट में, ठीक है, कि इन्फोसिस का पूरा ऑडिट रिपोर्ट खत्म हुआ, उसके बाद एक एनेक्सर है. तो कारो इज द पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. कौन बोल रहा है ये? पैरा 2. पैरा 3 क्या बोलता है? वो 21 मैटर्स. पैरा 4 क्या बोलते हैं? रीजंस फॉर क्वालिफाइड रिमार्क्स. एवरीवन आ जाते हैं पैरा 1 एप्लीकेबिलिटी पे. इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन. इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एज डिफाइंड. अरे ये सब नहीं याद रहेगा चलेगा. एज इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी इतना भी याद रहेगा चल जाएगा. इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन. अगर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सच कंपनीज जिनका खुद का एक्ट है, बैंकिंग, इंश्योरेंस. 3 ऐसी कंपनी जिनको एग्जेम्पशन मिले हैं, ओबीसी, स्मॉल, सेक्शन 8. ऐसी प्राइवेट कंपनी, अरे कैसी प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 4 की 4 कंडीशंस फुलफिल करती है, 4 की 4 कंडीशन फुलफिल करती है तो एग्जेम्पशन मिलेगा. एक तो वो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी, नॉट अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी. पेड अप कैपिटल फिर कैसे आता है? 1 करोड़ 10 करोड़. दो तीनों की लिमिट लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू. पेड अप कैपिटल रिजर्व लेस देन इक्वल टू 1 CR. लेस देन इक्वल टू से बेटर वर्ड क्या होगा लिखने के लिए? पेड अप कैपिटल रिजर्व डज नॉट एक्सीडिंग रुपीस 1 CR. फिर बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट एक्सीडिंग 1 CR. फिर टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग द रेवेन्यू फ्रॉम, very important, total revenue including the revenue from discontinued, मतलब कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का तो है, डिसकंटिन्यूइंग का भी है एवरीवन. और एज पर शेड्यूल 3, मतलब हाँ शेड्यूल 3 के हिसाब से हम डिस्क्लोज करते हैं इनकम टू द कंपनीज एट नॉट एक्सीडिंग 10 CR. इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? आई होप सबको समझा है ये. बैंकिंग, इंश्योरेंस, ओपीसी, स्मॉल, सेक्शन 8 और प्राइवेट विच फुलफिल्स ऑल, नॉट अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी. paid up plus reserve less than 1 CR, borrowings less than 1 CR, total revenue less than equal to 10 CR. इसमें एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाता है पूरा का पूरा. आई होप सबको अच्छे से याद है. पैरा 1 एप्लीकेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके ऊपर टाइम में लगे क्वेश्चंस पूछा है, तुमने देख भी लिया है. हर अल्टरनेट 2-3 अटेम्प्ट बाद छोड़ के वो एप्लीकेबिलिटी पूछ ही लेते हैं कुछ ना कुछ. या तो एप्लीकेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा या तो 21 मैटर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा एवरीवन. तो पैरा 1 और पैरा 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? वी स्टार्ट विद पैरा नंबर 3. क्लॉज 1 क्या है? पीपी एंड इंटेंजिबल. सबसे पहला कितने पॉइंट्स है ये बोलो? 5. पॉइंट नंबर 1 किसके ऊपर है? ऐसे रिकॉल करना है. पॉइंट नंबर 1 किसे? प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं कि नहीं. एवरीवन विद प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैव बीन मेंटेन्ड ऑफ पीपी एंड इंटेंजिबल, showing full particulars of PPE and intangible, including the quantity and situation मतलब लोकेशन ऑफ पीपी के इंटेंजिबल पीपी. तो उस सिचुएशन पे मैं लोकेशन पे मैं जाऊंगा और वहां से दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपीई हैज बीन कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट एट reasonable intervals. If so, whether any material discrepancies were noticed. अरे अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन जाके देखा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई वहाँ पे. मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज पर नोटिस. याद है वो 5 में से 3 मशीन भी अच्छी कंडीशन में, बाकी की तो भंगार में पड़ी है. मैंने बोला लॉस राइट ऑफ करो. whether if any material discrepancies were noticed, if yes, whether the same has been properly dealt with in the books. is it very clear everyone? तो पहला पॉइंट में प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फुल particulars, PP intangible everyone. फिर showing quantitative details मतलब quantity and situation of PP, physically verified, management at reasonable intervals,
material discrepancies noticed, if yes whether the same has been properly dealt with in the books. उसके बाद title deeds, मैंने बोला अभी लोकेशन पे जाके देख तो लिया है लेकिन वो कंपनी के नाम पे है कि नहीं, whether the title deeds everyone, whether the of all immovable not movable immovable property are held in the name of the company, क्या वो कंपनी के नाम पे है, हाँ प्रोवाइडेड आप वो प्रॉपर्टी पे इंक्वायरी नहीं करेंगे विच इज टेकन ऑन लीज, इज इट वेरी क्लियर एवरीवन, इफ नॉट गिव डिटेल्स, अरे याद है कितनी डिटेल है इसमें भी छह डिटेल है, क्या क्या है वो डिटेल, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बताओ क्या प्रॉपर्टी थी, जीसी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, अच्छा किसके नाम पे है, कहीं प्रमोटर डायरेक्टर एम्प्लॉय रिलेटेड के नाम पे तो नहीं है एवरीवन, अच्छा कितने टाइम से कंपनी के नाम पे नहीं है, अच्छा क्या रीजन है कंपनी के नाम पे नहीं थी है, अरे सर डिस्प्यूट चल रहा है एवरीवन, reason for which not held in the name of the company, अगर dispute है तो indicate any dispute, is it very clear everyone? Next ये पूरा हो गया, फिर next point किसके ऊपर है, revaluation, revaluation of PP intangible दोनों आ गए, whether any revaluation of PP intangible has taken place during the year, if so बोलते हैं हाँ revaluation हुआ है, तो क्या पूछेंगे whether it is done by a registered value or whether it is done by a, and if the amount of change is more than equal to, if the amount of change is more than equal to 10% or more of the aggregate NCV of each class of PP, then specify the amount of change. तो अमाउंट बताओ, अगर बड़ा अमाउंट है रिवैल्यूएशन का 10% या उससे ज्यादा का तो फिर अमाउंट अलग से बताओ एवरीवन। अच्छा दूसरा, अरे आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है क्या या चल रही है पहले से, whether any proceedings have been initiated और pending, कोई केसेस चल रहे हैं क्या आपके ऊपर, या केस हुआ क्या है चल रहा है क्या, किसके ऊपर, किसकी बेनामी फॉर होल्डिंग अ बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बंटा, अरे बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट, अगर हाँ, अगर जो हाँ चल रहा है तो डिस्क्लोजर किया है ऑडिट रिपोर्ट में, चेक करो whether proper disclosure has been made in the books, is it in the notes to account, is it very clear, बोलेंगे whether any proceedings, whether any have been initiated or pending against the company for holding a under the, if so whether the company has made proper disclosures in the financial statement notes, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा चलेगा, is it very clear everyone? Question मतलब क्लॉज नंबर 2 इन्वेंट्री में कितने पॉइंट है, इसका सब कुछ दो ही है, AS2 क्लॉज नंबर चारों का 2 पॉइंट भी कितना 2, अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? अब बोलना इसके वर्ड्स क्या कहते हैं, सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन बोलो एवरीवन, whether the physical verification has been conducted by the management at, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है तो क्या आपके ओपिनियन में कवरेज एंड प्रोसीजर इज अप्रोप्रिएट, सारी इन्वेंट्री को कवर किया, प्रोसीजर प्रॉपर था, जैसे रिकॉर्ड सब टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ये सब करने के बाद क्या आपको कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिला क्या एवरीवन, whether any discrepancy of 10% or more, मतलब कोई material discrepancy has been noticed, if so whether the same has been properly dealt with in the books, is it very clear everyone? ये point भी simple है। next वाला किसके ऊपर है, working capital loan, I hope तुम्हें ये वाला point याद हो रहा है कि whether during any point of time during the year, कभी भी क्या कंपनी को working capital loan sanction हुआ है for an amount exceeding, whether the company has been sanctioned working capital loan for an amount exceeding from bank on the basis of security क्या गिरवी रखे, on the basis of security of current asset, अगर जो हाँ हुआ है तो उन्होंने क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल किया होगा बैंक के पास प्रूव करने के लिए कि हमको टाइमली पैसा आता है, तो वो क्वार्टरली स्टेटमेंट में तो इन्होंने सही लिखा होगा सब, तो आप है ना बुक्स को क्वार्टरली स्टेटमेंट के साथ मैच करो, अगर बुक्स में कोई मैनिपुलेशन हुआ तो वो मैच नहीं होगा और ये पकड़े जाएंगे एवरीवन। सो वेदर the quarterly returns or statement filed by the company with such banks are in agreement with the not give क्या clause number 2 inventory भी खत्म होता है, तो clause number 3, अरे यार इंटर कॉर्पोरेट लोन्स कितने पॉइंट है इसमें, 6, पहले पॉइंट में क्या पूछ रहे हैं, अरे लोन दिया क्या, अरे whether the company has granted loans, made investments, guarantee, security to company, firm, LLP or any other party, everyone, if so, फिर वही पकाएंगे कि कंपनी ने LGS, अरे आई हटा दिया याद है, लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया गया अदर पार्टीज को, if so तो टोटल अमाउंट बताओ
अमाउंट कितना दिया है, द एग्रीगेट अमाउंट गिवन ड्यूरिंग द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, उसमें से भी आपने अपनी साथ को कितना दिया और पार्टीज अदर देन साथ को कितना दिया। एग्रीगेट अमाउंट गिवन ड्यूरिंग द ईयर, amount outstanding during the year, everyone, and given to the subsidiary, associate, joint venture and parties other than some. This is very clear, everyone. Point number 1 हो गया वहाँ पे। फिर याद है ओपन चेक करने के टर्म्स एंड कंडीशन, प्रीजुडिशियल तो नहीं, वेदर एनी टर्म्स एंड कंडीशन आर प्रीजुडिशियल। फिर उनसे याद है रीपेमेंट शेड्यूल मांग रहे हैं लोग, क्या मांग रहे हैं, तो देखो सबसे पहले तो बताओ उन्होंने रीपेमेंट शेड्यूल आपको दिया कि नहीं, अगर दिया तो उसमें चेक करो कि रीपेमेंट रेगुलरली है या नहीं, तो whether the schedule of everyone, whether the schedule repayment of principal and payment of is been stipulated, मतलब आपको दिया, ठीक है, अगर दिया तो उसमें चेक करो कि whether the receipts and repayments are, उसके बाद वो बोलते हैं सर रेगुलर नहीं है, तो कितना रिपोर्ट करने का, छोटा मोटा इरेगुलरिटी रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, बट इफ एनी अमाउंट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन, इफ एनी अमाउंट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन स्टेट द अमाउंट, बताओ वो अमाउंट कितना है, और ये भी चेक करो ऑडिटर के इन्होंने कोई रीजनेबल स्टेप्स लिए क्या, वेदर एनी रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तो इफ एन अमाउंट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन, state the amount and state whether any reasonable steps have been taken for recovery. Is it very clear? तो कोई reasonable steps लिया क्या, वो बोलते हैं हाँ लिया ना, हमने हमारे existing loans को क्या कर लिया है, settle कर लिया है with fresh loan, existing loan को क्या कर लिया है, settle कर लिया है with fresh loan, तो whether any loans, पूछो उन लोग से whether any loans or advances fallen due, सबको बोलना है guys, come on guys, whether the loans or advances which has fallen due during the year have been settled with fresh loans, everyone, if with the same parties, if so, उसका टोटल अमाउंट बताओ, एग्रीगेट अमाउंट बताओ, कितना अमाउंट सेटल किया विद फ्रेश लोन, और वो अमाउंट टोटल लोन का कितना परसेंटेज है, जैसे 100 करोड़ के हमने लोन बांटे थे उसमें से 10 करोड़ सेटल किया तो टोटल कितना होगा, परसेंटेज कितना होगा, 10%। Is it very clear everyone? So if so, specify the aggregate amount. If so, specify the aggregate amount of such loan settled with fresh loan and the percentage of such aggregate to the total loans. Everyone, obviously ये सब चीजें उधर एप्लीकेबल नहीं होगी जिनका धंधा ही क्या है, लोन देने का, बार बार थोड़ी पूछेंगे वो लोग। फिर ये whether the company has granted any loans or advances which is repayable on demand, whether the company has granted any loans or advances which is repayable on demand, या फिर जिसमें terms या tenure specified नहीं है, if so total amount बताओ, वही same total amount बताओ, and the aggregate of such amount to and the percentage of such aggregate to the total, सेम वो जो ऊपर दो पॉइंट है वही सेम रिपीट हो रहे, एक नया पॉइंट ऐड हो जाता है, एग्रीगेट अमाउंट टू द प्रमोटर को कितना दिया वो भी। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? इसी के साथ कंप्लीट हो जाए क्लॉज नंबर 3 1 2 3, पीपी इंटेंजिबल, इन्वेंटरी, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, 4 भी उसी के ऊपर है और बहुत ही छोटा सा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एवरीवन, इन रिस्पेक्ट ऑफ investment, guarantee, security, whether the provision of section 185 and 186 were, if not, give details. Next, clause number 5, deposits. Simple, if the company has accepted deposit, तो ये clause आएगा, तो if the company has accepted deposits, whether the directions of RBI, provisions of section 73 to 76 and any order passed by a company law board, NCLT, RBI, court, tribunal has been complied with, अरे याद है तीन चीजें, आरबीआई के डायरेक्शंस, 73 76 के प्रोविजंस और आरबीआई ट्रिब्यूनल कोर्ट ये लोग के ऑर्डर हैव बीन कंप्लाइड विद, इफ नॉट स्टेट द कॉन्ट्रावेंशंस, गिव डिटेल्स। वही, इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, क्लॉज नंबर 6, वेदर, अरे कॉस्ट रिकॉर्ड के ऊपर है, कॉस्ट ऑडिट के ऊपर नहीं, कॉस्ट वेदर, अरे कोई कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने को बोला है क्या 148 ने ये लोग को, तो वेदर एनी maintenance of cost record, everyone, whether any of cost records have been specified by the CG under section 148, if so, whether such accounts and have been made and
अकाउंट्स के लिए वर्ड है मेड, रिकॉर्ड्स के लिए वर्ड है मेड. इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्लॉज नंबर 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज. अरे याद है दो बाइफरकेशन है उसमें, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज. So, in case of undisputed statutory dues, everyone, in case of whether the company is regular, everyone, whether the company is regular in depositing the undisputed statutory dues, like दो तीन एग्जांपल लिख देने का, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये वो कुछ भी, पीएफ वीएफ, to the appropriate authorities. बाबा से बोल, whether the company is regular in depositing the undisputed statutory dues like so and so to the appropriate authority. If not, अगर जो नहीं है तो indicate, तो बताओ the extent of arrears which is outstanding as on the last day and which is outstanding for a period of, मतलब रिपोर्ट कब करना है, एक सेकेंड, रिपोर्ट तब करना है जब कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन एंड इट इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला डेट, मतलब वही बैलेंस शीट डेट. दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो रिपोर्ट करने का जरूरत. मान लो आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ्स लेकिन नहीं आउटस्टैंडिंग है एज ऑन द बैलेंस शीट, तो रिपोर्ट करना है नहीं करना. आउटस्टैंडिंग है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट पर अभी जैन में हुआ है, वो 2-3 महीने ही हुआ है उसको, तो क्या रिपोर्ट करना है नहीं करना है. इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? पक्का? एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या है, डिस्प्यूटेड है, तो अमाउंट बताओ, स्टेट द अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड द फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज, एंड द forum where the dispute is. Is it very clear? A mere representation, everyone, a mere to the concerned department, उसको dispute नहीं बोलेंगे. अगर सिर्फ एक इंक्वायरी आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उस इंक्वायरी पे मुझे रिस्पॉन्ड करना है, तो क्या उसको मैं डिस्प्यूट बोल दूं? नहीं. A mere representation to the concerned department will not be considered as a. Is it very clear everyone? We come to clause number 8, unrecorded transaction. Unrecorded. अगर ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्डेड है, इन केस ऑफ whether any transaction which are not recorded, everyone, whether unrecorded transaction are surrendered or disclosed as income. अरे वो इनकम छुपाई थी ना everyone, और वो सामने आ गई. कौन लिख रहा है ये सामने? ऑडिटर नहीं लेकर आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाली तुम्हारी वो बात. कब निकाली? वो जो टैक्स असेसमेंट होता है ना, वहां निकाली. everyone, so whether unrecorded transaction in the books, everyone, whether there are unrecorded transaction in the books which are surrendered or disclosed as income in the tax assessment under the Income Tax Act 1961. If so, whether the previously unrecorded income, जो इनकम इन्होंने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, अब कर ली क्या? इतना तो चेक कर लो ऑडिटर, whether the previously unrecorded income have been properly recorded. अगर अभी भी नहीं की है तो रिपोर्ट करेगा ऑडिटर और उसको सुनाएगा क्लाइंट को कि बेशर्मो, एक तो चोरी करना ठीक से नहीं आती है, पकड़े गए तो एटलीस्ट अब तो डिस्क्लोज कर दो बात. इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्लॉज नंबर 9, रीपेमेंट एंड यूसेज ऑफ borrowings. क्लॉज नंबर 9, रीपेमेंट एंड यूसेज ऑफ. इसमें कितने पॉइंट? सिंपल, पहला नॉर्मल डिफॉल्टर, बिल्कुल डिफॉल्टर, उसके बाद बिल्कुल डिफॉल्टर. नॉर्मल डिफॉल्टर में सिंपल पूछेंगे whether the company has defaulted in repayment of loans or borrowings or in the payment of, if so the period and amount report करना है but in the given format. क्या है वो? सबसे पहले nature of borrowings including name of the lender, provide lender wise details if the default is to bank, FI, government. कितना अमाउंट अनपेड है ऑन द ड्यू डेट? अच्छा, वो अमाउंट में प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है? कितना डेज का डिले, नंबर ऑफ डेज डिले, एंड रिमार्क्स, वो रीजन इफेक्ट. इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? देन उसके बाद whether the company has been declared as a willful defaulter by bank, FI or any other lender. एवरीवन, फिर उसके बाद याद है दो पॉइंट कैसे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाले. whether the funds raised, मतलब whether the term loans, everyone, whether the applied for the purposes for which they were raised, if not, the amount so diverted and the purpose in which it is diverted is to be reported. Next, then whether the funds raised for, everyone, whether the funds raised for were
whether the funds raised for short-term purposes were used for if so फिर याद है लास्ट के दोनों पॉइंट साथ में कॉमन एलिमेंट है दोनों में कंपनी ने लोन लिया है एक में लोन लिया है साथ की ऑब्लिगेशंस पे ऑफ करने के लिए एक में खुद के लिए लिया है लेकिन किसको गिरवी साथ को गिरवी रखा है साथ को गिरवी रखा है साथ की सिक्योरिटी को गिरवी रखा है एवरीवन सो पहला वाला whether the company has taken any loan or fund from any entity or person to meet the obligations of if so give details मतलब वही nature and amount next last वाला whether the company has raised loans everyone on the pledge of securities of if so give details and report if default everyone next clause number 10 अरे याद है ये IPO FPO वाला और PB वाला so whether the company has raised money everyone whether the company has raised by way of IPO FPO including and during the year were applied for the purposes for which they जो भी पैसा रेज किया था क्या आपने उसी पर्पस में लगाया अगर जो नहीं लगाया if not give details along with delays and subsequent rectification if give details along with delays and subsequent rectification if any next whether the company has made any PB bar अरे याद है प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ किसका होता है शेयर्स और कन्वर्टिबल डिबेंचर फुली पार्टली एफसीडी बीसीडी सब आ गया उसमें ड्यूरिंग द ईयर इफ सो तो याद है पीपी बाकी दो सेक्शन है सेक्शन 42 पीपी मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 62 प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तो उनकी प्रोविजंस कंप्लाई की है कोई भी काम करोगे तो उसका लॉ कंप्लाई होना चाहिए तो इफ सो वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 and 62 have been complied with and the funds same cheese but funds were applied for the purposes for which they were raised if not nature and amount is to be reported is it very clear everyone clause number 10 भी खत्म होता है IPO वाला एक पॉइंट है पीपी का वाला एक पॉइंट है IPO से जो भी पैसा रेज किया उसी पर्पस में लगाया अगर जो नहीं नेचर एंड अमाउंट बताओ पीपी का किया क्या पहले तो ये पूछेंगे शेयर एफसीडी बीसीडी का पीपी का किया क्या अगर किया तो 42 62 फॉलो किया उसको फॉलो किया और वही उसी पर्पस में लगाया कि नहीं कैसा नहीं लगाया तो नेचर अमाउंट बताओ नेक्स्ट इज इट वेरी क्लियर क्लॉज नंबर 11 फ्रॉड वेदर कितने पॉइंट्स है इसमें whether any fraud has been noted reported if so कोई चीज नेचर एंड अमाउंट आधे से ऊपर जगह पे ये नेचर एंड अमाउंट मतलब क्या हुआ है अमाउंट बताओ एवरीवन और एक सेकंड अगर बड़ा फ्रॉड है तो क्या करना पड़ता है हाँ तो whether the auditor has filed the report on fraud under section 143 12 in form number A with the और उसके लास्ट वाला पॉइंट है whether the auditor has considered any whistleblower complaints received during the year अरे everyone if any मतलब अगर रिसीव हुआ है तो is it very clear everyone okay उसके बाद आ जाओ 12 बजाने वाली है निधि क्लॉज नंबर 12 निधि कंपनी और याद है इसमें कितने पॉइंट्स थे पहला whether the निधि कंपनी has complied with the net owned funds to deposits in the ratio of 1:20 to meet out the liability अरे याद आ रहा है कि नहीं अगर 1 रुपया आपने खुद लगाया निधि में तो आप लोगों से कितना ले सकते हो 20 और 1 रुपया आपको लगाना पड़ेगा खुद से ताकि कोई भी पैसा मांगने आए तो दे सको आप इस इज वेरी क्लियर एवरीवन उसके बाद यार वेदर द निधि कंपनी हैज मेंटेन अभी ये जो 20 रुपया है वो 20 रुपया है मैंने एफडी करवा दी एफडी मेरे एसेट हो गए निधि कंपनी के तो निधि कंपनी मान लो किसी दिन लोन ली तो लोन के बदले वो एफडी गिरवी रखवा सकती है क्या पूरी की पूरी 100% गिरवी 90% तक रखवा सकते हो लेकिन 10% आपको क्या रखना पड़ेगा फ्री फ्रॉम चार्ज मतलब unencumbered term deposits so whether the Nidhi company has maintained everyone whether the Nidhi company has unencumbered term deposits to meet out the liability everyone and whether the Nidhi company last for the bottom whether the Nidhi company has defaulted
in repayment of deposits or payment of interest on such deposits for any period? If so, okay. Next clause number 13 related party transaction. Whether the transaction with related party, मतलब whether the related party transaction are in compliance with section 177 and 118 of the Companies Act और उसकी डिटेल्स क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की है एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, याद है ना AS 18. नेक्स्ट इंटरनल ऑडिट क्लॉज नंबर 14. अरे IAS IAS whether the company has an internal audit system commensurate with the अरे कंपनी की नहीं साइज बिजनेस देखते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है तो उतना ही बड़ा डेडिकेटेड इंटरनल डिपार्टमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए. तो उस बात से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाया कि नहीं है. IAR मतलब उसमें क्या देखना है, आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो आपको बोल रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आपने इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट पढ़ा क्योंकि उससे आपको इंटरनल कंट्रोल समझ में आएंगे. अगर उसने बोल दिया इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो आपको फिर ज्यादा ऑडिट करने का, इन डेप्थ जाने का जरूरत. उसने बोल दिया वीक है तो फिर आप ऊपर ऊपर से ऑडिट करने का, sorry, in-depth audit करने का. Is it very clear everyone? So whether the internal audit reports, everyone, whether the have been considered by the statutory auditor. अरे is it very clear, क्या कर दिया AIR नहीं है IAR. Is it very clear everyone? तो हाँ, next clause number 15 पे आ जाओ. clause number 15 is here, non-cash. Whether the company has entered into, everyone, whether the company has non-cash transaction with the director. If so, whether the provision of 192 has been, non-cash transaction तो नहीं किया डायरेक्टर के साथ, अगर किया है तो देखो 192 है वो ऐसा वैसा पास किया है कि नहीं किया. नेक्स्ट clause number 16, registration of NBFC under 45 IA of the इसमें आते 4 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था. सबसे पहले कि whether the company is required to be registered. अरे वही 2 लाख से ऊपर का लोन है रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं. whether the company, come on everyone, whether the company is under section 45 of the RBI Act. If so, तो whether the registration is to obtain. अरे जरूरत है क्या रजिस्ट्रेशन का, अगर बोलते हैं हाँ तो लिया क्या, रजिस्ट्रेशन किया क्या, अगर बोलते हैं ना तो whether the company has conducted any, everyone, whether the company has conducted any activities or financial housing finance activities without obtaining a certificate of registration, everyone, from the RBI under the RBI Act. everyone समझा क्या? सिंपल 3 क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन का जरूरत है क्या, तो किया क्या, नहीं किया तो बिना वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करे कोई फाइनेंसिंग वाला एक्टिविटी किया क्या, तो बताओ. एवरीवन समझा? नेक्स्ट, क्या आपकी कंपनी ठीक है? अरे एवरीवन, वेदर द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर मोर देन 90% ऑफ द एसेट अगर इन्वेस्टमेंट ही है तो उसको क्या बोलते हैं? कोर इन्वेस्टमेंट. If so, whether it continues to fulfill the criteria of, अरे 5 साल पहले की थी तो अभी भी 90% से ज्यादा एसेट इन्वेस्टमेंट है क्या, एसेट फॉर एवरीवन. पर लेकिन अगर आपने मोर देन 90% इन्वेस्टमेंट किसमें किया था तो आपको रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं था, आप एग्जेम्प्टेड थी. तो वो एक क्राइटेरिया था एग्जेम्पशन का भी, तो आज वो क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहे हैं क्या एवरीवन? whether in case of a company is, in case the company is an exempted or unregistered kick, whether it continues to fulfill that criteria. everyone, क्या आपके ग्रुप में एक से ज्यादा किक है तो बताओ कितनी किक है? whether the group has more than one kick as a part of the group. if yes, indicate the. Is it very clear everyone? समझा क्या? okay, clause number 16 रखना होता है. फिर clause number 17 का खतरा है कैश लॉसेस, कंपनी के ऊपर मंडरा रहा है खतरा. whether the company has incurred cash losses in the financial year, current financial year, and immediately to state the amount of cash losses. Next, clause number 18, whether any resignation of statutory auditor, whether any statutory auditor has taken place during the year, अगर हुआ है तो whether the auditor has considered the issue, objection and concerns raised by the auditor. Next, clause number 19, याद है on the basis of 5 चीजें, on the basis of financial ratio, realization of assets, payment of
and other financial information, and the auditor's knowledge about the management plans, whether in the opinion of the auditor, everyone देखो ना, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of, and whether the company is capable of meeting their liabilities which are existing on the as and when they fall due within. अरे वो आने वाली एक साल के अंदर जो इमीडिएट फ्यूचर लायबिलिटी का कंपनी पे कर पाएगी, अगर उसका आंसर हाँ है तो कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 20, अरे याद आ रहा है वो ऑनगोइंग, अदर देन ऑनगोइंग, अरे वो सीएसआर का पैसा कुछ बच गया, सीएसआर का पैसा किधर लगा सकता हूँ, वो ऑप्शन है। तो ऑनगोइंग मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल चल रहा है 4-5 साल से, उसमें लगा सकता हूँ। अगर उसके अंदर लगाना है तो वो पैसा किधर डाल दो, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में। कितने दिन के अंदर अंदर 30 डेज, कहाँ से, साल खत्म होने से 30 दिन के अंदर अंदर डाल दो। नहीं लेकिन मेरे को ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में नहीं लगाना है, हाँ तो फिर आप अदर देन ऑनगोइंग फ्यूचर प्रोजेक्ट में लगा दो। और वो पैसा फिर किधर डालो, शेड्यूल 7 के फंड में। कितने दिन के अंदर सर, 6 महीना कहाँ से, 6 मंथ्स कहाँ से, फ्रॉम द एंड ऑफ, सेम फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल। ज्यादा चीजें अलग अलग नहीं, ऑलमोस्ट चीज सेम ही है, 2-3 वर्ड अलग अलग है, बाकी सब सेम है। और सब में रेफरेंस एक ही सेक्शन का देना है, 135। Is it very clear everyone? Okay, so whether everyone, in case of other than ongoing projects, whether the company has the unspent CSR amount to a fund in the schedule 7 within 6 months from the end of financial year in compliance with section 131. And in case of ongoing project, whether the company has transferred the unspent amount to a special account unspent CSR within 30 days from the end of financial year in compliance with section. Is it very clear everyone? Clause number 19 था ये, material uncertainty. Clause number 20, sorry, clause number 20 CSR वाला था ये. Clause number 21 is, याद आ रहा है ना, whether there have been any qualified or adverse remark by the respective auditor in the Caro report of the company included in. ये पॉइंट उस लाइन से रिलेटेड है कि कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट एक्सेप्ट फॉर क्लॉज 21। हाँ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट बनता है, बट कारो बनाने का जरूरत नहीं है। पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप हर वो रिस्पेक्टिव ऑडिटर की कारो रिपोर्ट पढ़ो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अटैच्ड है। उसमें अगर कोई नेगेटिव क्वालिफाइड रीजंस है तो आप वो कंपनी का नाम और पैरा नंबर अलग से मेंशन करो। इज इट वेरी क्लियर? बोलते एक बार, वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवांस बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर इन द of the company included in, if yes, indicate the name of the companies and the para number of Caro report including that qualified or adverse remarks. Is it very clear everyone? Para 3 21 clauses कवर किए हम लोग ने everyone। अच्छा मुझे शॉर्ट में ये बता दो कौन से क्लॉज में कहाँ सेक्शन है। 1 में कोई सेक्शन है? नो। 2 में कोई सेक्शन है? नो। 3 में कोई सेक्शन है? नो। 4 में 186, 5 में 73, 76, 6 में 148, 7 में नो, 8 में नो, 9 में नो, 10 में 42 and 62, हाँ 11 में 143 सबसेक्शन 12, 12 में निधि में कोई सेक्शन नहीं, 13 में 177, 188, 14 में नो इंटरनल ऑडिट, 15 नॉन कैश ट्रांजैक्शन 192, 16, 15, 45 आईए ऑफ द आरबीआई, अरे 45 आईए कंपनीज एक्ट में आरबीआई, एनबीएफसी, एवरीवन। 17 कैश लॉसेस नहीं, 18 रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं, 19 मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं, 20 सीएसआर 135, 21 वो किसके ऊपर है, वो क्वालिफिकेशन लेटर का कारो रिपोर्ट में है तो आपको अलग से मेंशन करना है। पैरा नंबर 4 क्या बोलता है, पैरा 3 हो गया, पैरा नंबर 4 क्या बोलता है, वेयर इन ऑडिट रिपोर्ट अगर कोई क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क है ऑन एनी ऑफ द मैटर गिवन इन पैरा 3 then give reason, and if the auditor is unable to express opinion then state the fact along with reason as to why he is unable to express his
ओपिनियन। अब ये बात भी कर लेते हैं रिवीजन में कि कौन से पॉइंट के ऊपर कौन से मस्त मस्त क्वेश्चन बने हैं जो अपने को ध्यान में रखना है। सिर्फ पीवीक्यू में बात करें तो एक तो एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी में खतरनाक क्वेश्चंस आए, वो भी उन्होंने हर नॉन एप्लीकेबिलिटी के ऊपर जैसे सेक्शन 8 पूछ लेंगे, कभी स्मॉल पूछ लेंगे, और यानी स्मॉल में अमेंडमेंट है 4 करोड़ 40 करोड़, वो उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। ध्यान रखना कि सीधा लिखने ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसका टर्नओवर लेस देन 40 सीआर है, पेडल शेयर लेस देन 2 सीआर है, तो उस पर भी कार्वा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोई बैंकिंग इंश्योरेंस ऐसा लिख देंगे एवरीवन, जैसे यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी लिख दिया था। फिर प्राइवेट कंपनी के 4 कंडीशन के ऊपर बीबीक्यू आ सकता है, उसमें यानी वो ईच वाला क्वेश्चन आ सकता है। एक ही अमाउंट लिखेंगे 70 लाख ईच, लेकिन ईच लिख देंगे फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उधर ध्यान रखना एवरीवन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 वो तो डिस्पेंसेस वाला तो सिंपल था। फिर वो चारों कंडीशन मतलब एप्लीकेबिलिटी के हर एक पॉइंट के ऊपर वो लोग एग्जेम्पशन के ऊपर वो लोग क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, और हर बार आपको एप्लीकेबिलिटी का फर्स्ट टाइम तो लिखना ही लिखना है, बाकी जिस पॉइंट पे स्पेसिफिक पूछे तो स्पेसिफिक आंसर देना है। उसके बाद एवरीवन क्लॉज नंबर जो 1 था पीपी इंटेंजिबल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट स्पेसिफिक भी पूछ सकते हैं, जैसे टाइटल डीड्स नहीं है कंपनी के नाम पे तो उसी को समझा दो। इन्वेंटरी के तो ऊपर पूरा पूरा ही पूछना है, अभी भी रीजन पेपर में पूरा ही पूछा था। थर्ड थर्ड अभी तक ज्यादा नहीं पूछा एग्जाम में, तो थर्ड का बहुत ब्राइट चांस रहेगा, वो भी बड़ा है, अगेन उसमें भी क्वेश्चन स्पेसिफिक हो सकता है किसी पे, या 3-4 पॉइंट के ऊपर हो सकता है। बाकी तो छोटे छोटे क्लॉजेस है उनको दो मार्क के लिए पूछ सकते हैं, अरे एवरीवन। और इसके ऊपर बाकी सब क्वेश्चन तो ठीक ही है। हाँ, एक ये ध्यान में रखना, रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस ऐड करना याद रखना वो नॉन एप्लीकेबिलिटी में। और उसके बाद इसमें बाकी सारे क्वेश्चंस तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन ये रवि पटनायक वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मॉड्यूल आरटी एनटी सब जगह पूछा है और बहुत अच्छे से फ्रेम किया है उन लोगों ने। क्लॉज नंबर 9 के ऊपर सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो अगर आपको है ना क्लॉज 9 तो याद ही है आपको, उसका ऑर्डर भी याद है ना, एक नॉर्मल डिफॉल्टर ए, विलफुल डिफॉल्टर बी, फिर वो टर्म लोन वाला सी, शॉर्ट टर्म डी याद आ जाता है ना, तो डी भी लिख देना क्लॉज 9 एवरीवन, सब क्लॉज डी एवरीवन, अगर याद रह जाए तो, वरना कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है, पर अगर याद रह जाए तो लिखने से बेटर कुछ नहीं हो। इज इट वेरी क्लियर? सबके अंदर क्लॉज 1 2 3 में ए बी सी डी है, इफ यू रिमेंबर, तो वो याद रह जाए वैसा ही लिखना, और ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ये याद रखना, ऑर्डर वैसा ही रहना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी सिंपल था। So along with the PBQs, we have completed a power pack super fast revision of Caro 2020. Thank you so much, guys. Okay. और एक्चुअली ये हमने कंप्लीट कर लिया along with the past paper questions. We started at 9:15 और 9:50 मतलब हाफ एन आवर के आसपास में कंप्लीट कर लिया है अपन ने। तो ये रिविजन वीडियो तुमको आज शाम तक ही अपलोड करवा दूंगा। इनफैक्ट अगर तुम्हें वो ऑडियो भी भेजने वाला हूँ, तो इफ यू जस्ट वांट टू लिसन टू इट इन योर ईयरफोन्स तो सुन सकते हो तुम। इतना क्विक रिविजन तुम साथ साथ में ऑन द गो कभी भी चलते चलते कर सकते। तो अब 3 मैंने बताया था वैसे बाइफरकेशंस होंगे, रेगुलर वीडियोस, revision videos and revision audios. Is it very clear everyone? तो make sure you make the most of it. जितना फास्ट हो सकता था एक अच्छे से वे में हमने कारों का रिविजन किया है। आई होप आपको अच्छा लगा है, और जो रिवाइज करके आए थे उनको और बेटर एक लेवल अप हो गया रिविजन में। ठीक है, मेक श्योर कारों अच्छे से करो, क्योंकि कारों के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है कारों के ऊपर, इवन एमसीक्यूज भी पूछते हैं कारों के ऊपर। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तो कारो बहुत अच्छे से करना, हमने बहुत अच्छे से उसको एक क्विक रिवीजन में आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया। बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे अगर 15-15 10-10 मिनट का रिवीजन डाला, उसमें उन्होंने कुछ टाइम पास किया है, पूरा समझ में आया? उसको रिवीजन नहीं बोलते कि सिर्फ मैंने ये वर्ड पढ़ दिया करके, वैसा नहीं करना है। ये एक प्रॉपर रिवीजन था कि हमने साथ साथ में बोल बोल के याद करके अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट रिवीजन है। कि बस तुम ये आधे घंटे का अगर रैपिड रिवीजन देख लोगे कभी भी तो तुम्हारे बड़े आराम से पूरा काबू याद हो जाएगा, पर उससे पहले तुमको याद होना चाहिए, वरना ऐसा होगा मैं बोलते जा रहा हूँ तो बोला रहे ये 1 से 20 के कम पहुंचे। इज इट वेरी क्लियर?